आज हम अपने फिजिक्स की पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स एंड v इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। ये तो हो गई डेफिनेशन। अभी इस डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस से भी पहले समझना पड़ेगा कि पोटेंशियल क्या होता है। सिर्फ पोटेंशियल क्या होता है, किसी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है। तो पोटेंशियल, जब हम लोग किसी भी चीज़ को कहीं से उठा के कहीं पे रखते हैं तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को, जैसे इसको कोई भी चीज़ मान ली यहाँ से उठा के वहाँ तक रखना पड़ा, तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ा। तो इसी तरह से जब किसी चार्ज को, चाहे वो जितना भी चार्ज हो, उसको हम लोग कहीं से उठा के कहीं दूसरी जगह जब रखेंगे तो उसको शिफ्ट करने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। इसी वर्क को कहेंगे पोटेंशियल। अब इसको एग्जैक्टली डिफाइन ऐसे किया गया है कि वो जो चार्ज होना चाहिए वो चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और यूनिट होना चाहिए, मतलब सिंगल। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को ही बोलते हैं दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर चार्ज की यूनिट होती है कूलम, जैसे फॉर एग्जांपल 5 कूलम का चार्ज है। 5 कूलम का चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें वर्क करना पड़ा 20 जूल। 20 जूल फॉर एग्जांपल। चार्ज कितना है? चार्ज है 5 कूलम। इसको एक पॉइंट, जैसे ये एक पॉइंट है A और एक दूसरा पॉइंट है B। A से B तक ले जाने में, उस चार्ज को A से B तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क कितना है? मान लो वो वर्क करना पड़ा 20 जूल। 20 जूल इतना वर्क करना पड़ा और चार्ज कितना था? 5 कूलम। तो 5 कूलम मतलब 5 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में तो 20 जूल का वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 5 कूलम चार्ज को A से B तक ले जाने में 20 जूल का वर्क करना पड़ा। तो 1 कूलम चार्ज को ले जाते तो कितना वर्क करना पड़ता? 20/5 यानी 4। 20 जूल कितने में करना पड़ रहा है? 5 कूलम के लिए। अगर 1 कूलम को ले जाना होता तो कितना करना पड़ता? 20/5 कर देंगे। इसका मतलब 4 जूल। 4 जूल वर्क करना पड़ता है कितने के लिए? 1 कूलम के लिए। तो 4 जूल पर कूलम। तो यही डिफाइन कहा गया कि 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, उसी वर्क को दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। किस वर्क को कहते हैं? 1 कूलम चार्ज को। 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वो वर्क दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। इसीलिए V इज इक्वल टू, V मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? W अपॉन की। जो भी वर्क टोटल करना पड़ा वो W हो गया और जितना टोटल चार्ज था वो हो गया Q। तो टोटल वर्क को टोटल चार्ज से डिवाइड कर दिया है। मतलब 20 को 5 से, इस एग्जाम्पल में 20 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 4 आंसर आ गया। यानी कि 4 जूल वर्क करना पड़ा 1 कूलम चार्ज को। इसलिए V इज इक्वल टू W अपॉन Q फॉर्मूला। क्योंकि चार्ज कितना होना चाहिए? यूनिट। इसलिए Q से 4 से डिवाइड करना पड़ता है वर्क को, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल आता है। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सिर्फ पोटेंशियल पूछता कि पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल में 2 पॉइंट नहीं होते, वो सिर्फ एक ही पॉइंट का होता है। पोटेंशियल सिर्फ एक सिंगल पॉइंट का होता है कि सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल किसको बोलते हैं। तो उसमें बस डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी। जैसे इसमें यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक है, वैसे उसमें क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर नहीं होके वो क्या होगा? इन्फिनिटी से। चार्ज को इस बार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक ला रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है P। अब इस P ये सिंगल पॉइंट है, इसका पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, सिर्फ पोटेंशियल, क्योंकि सिंगल पॉइंट है। तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल क्या होगा? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, सिंगल मतलब 1 कूलम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इस पॉइंट P का पोटेंशियल होगा। तो बस इतना ही सा फ़र्क है।
कि सिंगल पॉइंट का होता है तो वो सिर्फ पोटेंशियल होता है, और 2 पॉइंट के बीच का होता है तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इसमें वर्क एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है उस वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करते हैं उसको बोलते हैं सिर्फ पोटेंशियल। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट। पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है? इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट। और वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। इसकी होती है कूलम। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। आगे और भी न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस में बस इतना ही। हाँ, तो हम लोग का अब इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। फर्स्ट टॉपिक क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। अब दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Rate of flow of charge is called electric current, and its formula is I is equal to Q upon T. Its SI unit is ampere. 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. तो ये तो हो गया डेफिनेशन। जब इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं कि क्या है ये। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स होता है कि चार्ज कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, चार्ज की स्पीड क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे कहा जाए कि 2 सेकेंड में या 5 सेकेंड में, टाइम कितना है? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में कितने चार्जेस पास कर गए? 20 कूलम चार्जेस। किसी जगह से, किसी पॉइंट से कोई वायर है, अगर जैसे ये एक वायर है, इस वायर में यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे मार्किंग निशान लगा दिया। अब यहाँ चार्जेस दिखते नहीं है, लेकिन मान लो चार्जेस जो हैं पास कर रहे हैं इस जगह से, चार्जेस यहाँ से पास कर रहे हैं। तो इस जगह से 5 सेकेंड में काउंट कर रहे हैं, इस जगह से, इस पर्टिकुलर इस क्रॉस सेक्शन एरिया से 5 सेकेंड में कितने चार्जेस पास कर गए? 20 कूलम चार्जेस। 5 सेकेंड में कितने पास कर गए? 20। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास करेगा? 5 सेकेंड में 20 कूलम चार्ज पास कर गया, तो 1 सेकेंड में कितना पास कर रहा होगा? 20/5। 20/5 यानी 4, यानी कि 4 कूलम चार्ज पास कर रहा है यहाँ से कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर। वायर के किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी। तो वायर के किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से 1 सेकेंड में कितने चार्जेस पास किए हैं? कितने सेकेंड में? 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने चार्जेस पास किए हैं? 1 सेकेंड में अगर 10 चार्ज पास कर 10 कूलम चार्ज पास कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। 1 सेकेंड में अगर 12 कूलम चार्ज पास कर रहे हैं वहाँ से, तो इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर, वायर के, जैसे ये वायर है तो वायर की किसी एक पर्टिकुलर जगह से कितने चार्जेस उस जगह से पास किए 1 सेकेंड में। तो अमाउंट ऑफ चार्जेस पासेस थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो एक तरह से क्या है, चार्ज की स्पीड, अगर 1 सेकेंड में ज़्यादा चार्ज पास कर रहे हैं तो करंट ज़्यादा होगी, 1 सेकेंड में कम चार्जेस पास कर रहे हैं इस जगह से तो इलेक्ट्रिक करंट कम होगी। इट मीन्स ये चार्ज की स्पीड को बता रहा है, इसीलिए कहा गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो करने की दर यानी स्पीड। तो चार्ज के फ्लो करने की स्पीड को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज 20 कूलम था और कितने सेकंड में? 5 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कैसे निकाला था? 20 को 5 से डिवाइड कर दिया, यानी टोटल चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर रहा है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से फॉर्मूला बन गया I इज इक्वल टू Q/T। टोटल चार्ज को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? इट्स SI यूनिट इज एम्पियर। एंड 1 एम्पियर किसके बराबर होगा? 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर। इस पे और न्यूमेरिकल्स आगे करेंगे। टॉपिक के लिए
सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ क्या एक नियम है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर the current flowing in a conductor or wire is directly proportional to the potential difference between its terminal। कोई भी वायर, जैसे ये एक वायर है, इसके दो एंड हैं, एक एंड ये है और एक एंड ये है, इसके और इसके दोनों एंड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का होता है। इसी तरह वायर के भी दो एंड हैं, तो दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो उसी पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट जो इस वायर में फ्लो करेगी। इसको और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल। I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ये ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब करंट। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है। अब इसको अच्छे से इसको आप नोट कर लो, उसके बाद इसको अच्छे से और समझते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट नोट कर लो, ठीक है। हम आगे समझाते हैं। हाँ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब किसी भी कंडक्टर में, कोई भी वायर में जब हम लोग करंट फ्लो करते हैं, तो उस पर कितनी करंट फ्लो, उस वायर में से कितनी करंट फ्लो करेगी, वो डिपेंड करता है कि वायर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। वायर के दोनों एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब होता है। जैसे कभी कुछ कहा जाए कि A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B का मतलब कि B जितना ज़्यादा होगा A भी उतना ज़्यादा होगा, B कम होगा तो A भी कम हो जाएगा। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इज इक्वल टू का साइन अगर लगाते हैं, जैसे A इज़ इक्वल टू B लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको B से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये इज इक्वल टू का साइन आएगा। तो प्रोपोर्शनल साइन हट के इज इक्वल टू कैसे लगता है, क्यों कांस्टेंट लगता है, ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि प्रोपोर्शनल साइन हट के इज इक्वल टू लगाने पे ये कांस्टेंट यहाँ पे क्यों लगता है, क्योंकि इसके भी ज़रूरत पड़ेगी ओम्स लॉ को मैथमेटिकल स्टेटमेंट ड्राइव करने के लिए। तो पहले यही समझ लेते हैं। आई होप बहुत से लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता देते हैं कि प्रोपोर्शनल साइन हट के इज इक्वल टू लगने पर एक कॉन्स्टेंट एक्स्ट्रा क्यों लग जाता है। तो इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट पेन, फॉर एग्जाम्पल दो पेन है, दो पेन का दाम है 10 रुपये, कॉस्ट किस में, रुपीस में। अगर हम दो पेन खरीदते हैं तो मान लो 10 रुपये की है, अगर 5 पेन खरीदेंगे तो कितने की होगी, इसी हिसाब से दो पेन 10 रुपये तो 5 कितने की हुई, 25 की। 6 पेन कितने की होगी, 30। इसी तरह से 8 पेन के अगर निकालेंगे तो 8 कितने की हो जाएगी, 40 की होगी। इस तरह से तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि पेन क्या हो रही है। अगर पेन बढ़ रही है, पेन 2 से 5, 5 से 6, 6 से 8, पेन को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, तो कॉस्ट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रहा है, पेन पर डिपेंड कर रहा है। जितनी ज़्यादा पेन होगी कॉस्ट भी उतना ज़्यादा होगा। पेन जितनी ज़्यादा करते जाएंगे, हम लोग ज़्यादा पेन लेंगे, ज़्यादा पैसे देना पड़ेगा। तो पेन जितनी ज़्यादा हो रही है कॉस्ट उतना ज़्यादा हो रहा है। इट मीन्स कॉस्ट इज़
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेन। पेन बढ़ती जाएगी, कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो अब यहाँ पे कॉस्ट इज इक्वल टू पेन अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कॉस्ट इज इक्वल टू पेन यहाँ पे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कॉस्ट अगर 10 है और पेन कितनी 2 है, तो 10 इज इक्वल टू 2, गलत है। इसी तरह 25 इज इक्वल टू 5, कॉस्ट इज इक्वल टू पेन नहीं लिख सकते। 25 इज इक्वल टू 5 नहीं लिख सकते हैं। तो जब भी कोई चीज़ प्रोपोर्शनल होता है कि पेन कॉस्ट क्या है, पेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन हम लोग इज इक्वल टू को साइन अगर लगाना चाहते हैं तो हम लोग को यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में कॉस्ट इज इक्वल टू पेन में किससे इंटू कर दें, 5 से। अब कॉस्ट इज इक्वल टू पेन इंटू 5। अब जैसे फर्स्ट वाले केस में कॉस्ट कितना है 10 है, पेन कितनी है 2, तो 2 इंटू 5, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, सब सही है। इसी तरह दूसरा कैसा कर ले, 25 इज इक्वल टू पेन कितनी है 5, 5 इंटू 5। तो उस हर केस में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पेन में 5 से। कॉस्ट कितना है 30, पेन कितनी थी 6, किससे इंटू कर दिया 5। तो कॉस्ट ये हो गया कॉस्ट, और ये क्या है पेन। तो कॉस्ट इज इक्वल टू पेन अगर लिखना चाहते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करें 5 से, और उसी 5 से हर में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये 5 क्या है, कांस्टेंट है। इस पर्टिकुलर केस के लिए कॉस्ट इज इक्वल टू पेन अगर लिखना होगा तो पेन के इंटू में क्या करना पड़ेगा, 5 से इंटू करना पड़ेगा। 5 क्या हो, कांस्टेंट। यानी कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है इज इक्वल टू का लगता है तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ ली तो दूसरी भी उसी से, पेन बढ़ती जा रही तो कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा, उसे बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शनल है। तो कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू पेन, तो ये तो हो गया प्रोपोर्शनल का साइन का मतलब। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट से इंटू करते हैं। तो ये हो गया कांस्टेंट वाला कॉन्सेप्ट। अब ओम्स लॉ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ पे वापस आ जाते हैं। हाँ, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये ओम्स लॉ कहता है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। तो I इज प्रोपोर्शनल टू V या V इज प्रोपोर्शनल टू I, ये भी लिख सकते हैं कि अगर V बढ़ने पे I बढ़ रहा है इसका मतलब I बढ़ने V बढ़ रहा होगा। तो इसको पलट के भी लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। अब अभी जैसे हमने देखा था कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, V इज इक्वल टू अगर लगाएंगे तो I में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, यहाँ पे I में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि देखा था अभी। तो मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट R से। अब इस R को अगर देखा जाए तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। R इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन I। तो R क्या है, I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। I जितना ज़्यादा होगा R क्या होगा उतना कम होगा, I अगर कम होगा तो R क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो R, ये जो R कांस्टेंट है ये I के करंट के क्या है, इन्वर्सली। मतलब करंट अगर ज़्यादा है तो ये कांस्टेंट की वैल्यू कम हो रही है, इन्वर्स है। जब भी अपॉन रहता है तो इन्वर्स रिलेशन होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू V अपॉन R। I वहाँ जाएगा तो R अपॉन में जाएगा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। यानी हम लोग इससे क्या पता चल रहा है कि I इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। I R के कैसा रिलेशन है, I और R के बीच में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। R जितना ज़्यादा होगा I उतना कम होगा, R जितना कम होगा I उतना ज़्यादा होगा, उल्टा रिलेशन है। तो इसका मतलब कि करंट की वैल्यू कम हो जाएगी अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें। इस कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दें तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। अब यानी इसका मतलब इसका बढ़ना करंट का कम होना। तो ऐसी वो चीज़ जिसके बढ़ने पर करंट कम हो उसे क्या बोलेंगे, करंट के रास्ते में ऑब्स्टिकल, रुकावट। तो अब कोई भी चीज़ अगर करंट को कम कर रहा है इसका मतलब वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है करंट के फ्लो को। तो इसलिए इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया गया, रेजिस्टेंस, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस कांस्टेंट इज नेम्ड एज रेजिस्टेंस। तो R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। जिस वायर की बात हो रही है उस वायर का ये क्या है, रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस को नाम दिया, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रुकावट, ऑब्स्टेकल। तो इसका नाम रेजिस्टेंस क्यों दिया गया, क्योंकि इसके बढ़ने पर करंट कम हो रही है। इस फॉर्मूले को देख के पता चल रहा है कि R जितना ज़्यादा होगा I उतनी कम होगी। किसी फॉर्मूले में अगर इस टाइप पे बनता है, जैसे A इज इक्वल टू B अपॉन C है, तो C जितना ज़्यादा होगा A उतना कम हो जाएगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल B को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे
बी की जगह रख देते हैं 10 और सी की जगह पे रख देते हैं 2, सी की जगह रख देते हैं 2, तो ए कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 2 5 10, तो ए की वैल्यू आ गई 5। जब सी 2 था तो ए कितना आ गया 5। अब हम लोग सी की वैल्यू बढ़ा के 5 कर देते हैं। अब अगर ए इज इक्वल टू बी को उतना ही रखते हैं, बी को 10 ही रखते हैं, तो 10 और सी की जगह पे अब की कितना रख दें 2 की। अब इससे पहले सी कितना रखा था 2 रखा था, अब की सी की जगह पे रख देते हैं 5, तो ए कितना आ जाएगा 5 2 10। तो ए पहले 5 आया था, अब ए क्या हो गया कम हो गया, 5 से कम हो गया। सी क्या था, हम लोग ने सी को बढ़ा दिया था, सी पहले क्या था 2 था, अब सी कितना था 5, तो सी जो है 2 से 5 हुआ, तो ए कितना हो गया 5 से 2 हो गया। सी के बढ़ने पर ए क्या हो गया कम हो गया। तो जब भी इस टाइप का रिलेशन होता है तो डिनोमिनेटर के बढ़ने पर यहाँ वाली वैल्यू कम होती है। इसी तरह से आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, तो आर के बढ़ने पर आई कम हो रहा है, यानी इस कॉन्स्टेंट के बढ़ने पर करंट कम हो रही है, इसलिए करंट के रास्ते में रुकावट का काम कर रहा है। इसीलिए इस कांस्टेंट का नाम क्या दिया गया, रेजिस्टेंस। तो इस आर को बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। रेजिस्टेंस क्या ये हो गया ओम्स लॉ का, ये डेरिवेशन हो गया, V इज इक्वल टू आई आर, मतलब ये पूरा एग्जैक्टली ओम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आई थिंक ओम्स लॉ समझ में आ गया होगा, ओके। तो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ये हम लोगों ने देखा था, V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ था। R इज इक्वल टू आया था V अपॉन आई, ये डेरिवेशन अभी ओम्स लॉ में हम लोग देख चुके हैं। इसमें बताया जा चुका है कि R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। R का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर या किसी वायर का रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ये वायर है, वायर की किन चीज़ों पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस वायर के 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट टेम्परेचर पे, सेकेंड वायर का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करता है, वायर किस मटेरियल का बना है उस मटेरियल पे डिपेंड करता है, और तीसरा डिपेंड करता है वायर की लेंथ पे, वायर कितना लंबा है, एंड फोर्थ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि ये एरिया वायर का, ये जो किनारे वाला एरिया, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर ये वायर है, एक तार है ये अगर, तो इसका ये जो किनारे वाला एरिया है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये पतला वायर होगा तो ये एरिया कम होगा, मोटा वायर होगा तो ये एरिया ज़्यादा होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि वायर की थिकनेस, कि वायर मोटा है या पतला है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो वायर क्या है, थिक है, मतलब मोटा वायर तभी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर की थिकनेस, और लेंथ ऑफ वायर का मतलब वायर की लंबाई, टेम्परेचर वायर कितना, मतलब वायर का टेम्परेचर क्या है, वायर गर्म है या वायर ठंडा है, और वायर किस मटेरियल का बना है। इन 4 चीज़ों पे वायर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है एक एक करके समझते हैं। पहला है नेचर। तो नेचर में तो अलग अलग मटेरियल का, जैसे कॉपर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लोहे का वायर है तो रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग मटेरियल पे। उसके भी लिस्ट, इसके बाद मटेरियल की लिस्ट भी थोड़ी बहुत दे देंगे तो पता चल जाएगा किस मटेरियल का वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो किसका कम। बस अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो मटेरियल पे इस तरह से डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा है। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, वायर का टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है, वायर गर्म होता है, तो जनरली टेम्परेचर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, अगर वायर को गर्म कर दिया तो वायर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वो इधर उधर जिगजैग मोशन करने लग जाएंगे। जैसे अगर तुम्हें भीड़ बाहर, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है, वहाँ पे चलना है, तो लोग अगर रुके हुए हैं तो फिर भी चल लेंगे, लेकिन अगर भीड़ भी है, लोग ज़्यादा भी हैं, वहाँ पे सब बहुत तेज़ी से इधर उधर जा रहे हैं, तो चलने में दिक्कत होगी। इसी तरह से करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम होती है अगर टेम्परेचर ज़्यादा है। मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है तो अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो उनके मोशन इधर उधर जिगजैग मोशन, जो करंट को फ्लो करने में प्रॉब्लम होगी। तो जनरली टेम्परेचर के बढ़ने पर करंट को फ्लो करने में रुकावट बढ़ती है। रुकावट का मतलब रेजिस्टेंस। इट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इस तरह से टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ द वायर। वायर की लंबाई। वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा रहेगी रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा रहेगा, यानी करंट को फ्लो करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी।
रेजिस्टेंस का मतलब करंट के रास्ते में रुकावट, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो करंट वायर जितना लंबा रहेगा, वायर जितना ज़्यादा लंबा रहेगा, वायर में रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब करंट को फ्लो करने में रुकावट उतनी ज़्यादा फेस को मतलब करना पड़ेगा करंट को। तो कैसे ज़्यादा होता है उसको इमेजिन करें, अगर जैसे लंबा रास्ता है, मतलब बहुत लंबा रास्ता ट्रैवल करना है अगर हमें, तो उसमें रास्ते में ऑब्स्टिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा है, रास्ते में रुकावट, कभी कोई रुकावट आ सकती है, कभी और रास्ता छोटा है तो हो सकता है उसमें बस जल्दी से पार हो जाएंगे। तो जितना लंबा रास्ता है उसमें रुकावट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी तरह वायर भी जितना ज़्यादा लंबा रहेगा, करंट को फ्लो करने में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। मतलब ऐसे समझ सकते हैं, एग्जैक्टली ये रीज़न नहीं, लेकिन समझने के लिए, दिमाग में याद रखने के लिए कि लंबा जितना लंबा रास्ता ट्रैवल करना है, रुकावट उतनी आने के चांसेस बढ़ गई, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो वायर जितना लंबा, रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ जितनी ज़्यादा रहेगी वायर की, रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। जितना लंबा रास्ता, रेजिस्टेंस रुकावट उतनी ज़्यादा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला एरिया, जितना ज़्यादा वायर मोटा रहेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी उतना ज़्यादा रहेगा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब वायर मोटा है, तो अब अगर सड़क चौड़ी है, पतली सड़क पे चढ़ने में ज़्यादा रुकावट आए, मतलब लोग ज़्यादा रास्ते मिल जाएंगे, रुकावट सामने आ जाएंगे। या अगर सड़क बहुत चौड़ी है तो वहाँ पे अगर कुछ लोग होंगे तो भी हमें चलने का रास्ता मिल जाएगा आसानी से, रुकावटें कम आने के चांसेस है। इसी तरह से वायर भी अगर मोटा रहेगा तो करंट को फ्लो करने में आसान होगा, यानी रेजिस्टेंस कम होगा, रुकावट कम होगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा है, वायर मोटा है, तो करंट को फ्लो करने में आसानी होगी, मतलब रुकावट कम होगी, यानी रेजिस्टेंस कम होगा। तो रेजिस्टेंस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इसके डायरेक्टली और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली है। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रहेगा, रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा। इन दोनों को कंबाइन अगर करें तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, ऊपर रहेगा क्योंकि L के डायरेक्टली है, और A के इन्वर्सली है तो L अपॉन A हो जाएगा। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, विच इम्प्लाइज R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। R जो है वो L अपॉन A के प्रोपोर्शनल है। अब फिर से प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाएंगे तो R इज इक्वल टू अगर लगाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगता है, तो वो कांस्टेंट यहाँ पे ये रो एक सिंबल है, इसको हम लोग रो से मतलब P टाइप का बनता है, तो रो इंटू L अपॉन A। रो क्या है? कांस्टेंट है। जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हट के कांस्टेंट लगता है तो वही कांस्टेंट है यहाँ पे रो। तो R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, वेयर रो क्या है? एक कांस्टेंट है। रो इज़ अ कांस्टेंट, और रो का नाम क्या है? रेजिस्टिविटी। रो को किस नाम से जानते हैं? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को इसके बाद अब डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे, नेचर पे मटेरियल के। रेजिस्टिविटी वायर, चलो रेजिस्टिविटी अभी आगे बताते हैं। रेजिस्टेंस का इतना नोट कर लूँ, ठीक है। हाँ, तो इससे पहले उन्होंने पढ़ा था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे, क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ये सारी चीज़ें पढ़ा था कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, यहाँ तक हो चुका था। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपॉन A, जहाँ पर मैंने बताया था रो एक कांस्टेंट है और रो को नाम क्या दिया गया? रेजिस्टिविटी। एक चीज़ छूट गया था कि रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम, OHM। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम। रेजिस्टेंस को ओम में मेज़र करते हैं, 5 ओम, 2 ओम, 10 ओम। तो रेजिस्टेंस को ओम में मेज़र करते हैं। ओम का सिंबल ये होता है, तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। अब हम रेजिस्टिविटी पे आ रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का सिंबल, रेजिस्टेंस का यूनिट होती है ओम और उसका सिंबल होता है ये। अब R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R A अपॉन L। A इंटू में चले जाएगा तो R इंटू A अपॉन L, ये हो गया रो। तो रो का फॉर्मूला ये हो गया। तो रो को कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है? रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि ऑब्स्टिकल, किसी कंडक्टर, किसी वायर का रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल की होती है। फॉर जैसे यहाँ पे कुछ लिस्ट लिखी है, सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी होती है, कॉपर की इतनी होती है। तो रेजिस्टिविटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, ना कि अलग अलग वायर की। अगर कॉपर के 2 अलग अलग वायर हैं
तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। अगर वो दोनों एक ही मटेरियल, एक ही कॉपर के बने हैं तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी। रेजिस्टिविटी वायर के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है कि वायर लंबा है तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, वायर छोटा है तो रेजिस्टिविटी अलग होगी, वायर मोटा है तो रेजिस्टिविटी। वायर के फिजिकल फीचर्स पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। ये रेजिस्टिविटी वायर के फिजिकल फीचर पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी ए पे और एल पे डिपेंड नहीं करती है। वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, वायर के लेंथ पे, इन चीज़ों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब इससे पहले हमने देखा था कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था आर पे भी, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था एल पे भी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा था ए पे भी। वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड कर रहा था रेजिस्टेंस, और लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा था। मतलब वायर के नेचर पे डिपेंड कर रहा था कि वायर पतला है, लंबा है, कैसा है, उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। लेकिन रेजिस्टिविटी इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती है। वायर लंबा है, वायर मोटा है, उससे कोई मतलब नहीं। रेजिस्टिविटी सिर्फ वायर के मटेरियल पे डिपेंड करती है कि वायर किस मटेरियल का है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर, नॉट ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ द वायर। अब जैसे फॉर्मूले में देख के तो लग रहा है कि रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में ए भी आ रहा है और रेजिस्टिविटी फॉर्मूले में एल भी आ रहा है। इसका मतलब ए अगर चेंज हो तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। फॉर्मूला देख के ऐसा लग रहा है कि रेजिस्टिविटी ए पे भी डिपेंड कर रही है और एल पे भी, ऐसा लग रहा है फॉर्मूला को देख के। लेकिन रेजिस्टिविटी ए और एल पे डिपेंड नहीं करती। कैसे नहीं करती, इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर ए को हमने डबल कर दिया, ए को हमने 2a कर दिया, डबल कर दिया, एरिया को मतलब वायर, मोटा वायर ले लिया, तो पहले एरिया ए था, मोटा वायर डबल कर दिया, डबल थिकनेस का वायर ले लिया, तो ए को 2a कर दिया। तो अब रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रेजिस्टिविटी ऐसा लग रहा है कि R इंटू 2a अपॉन एल हो जाएगा, तो डबल हो गई 2 इंटू RA अपॉन एल। ऐसा लग रहा है ना कि रेजिस्टिविटी पहले RA अपॉन एल थी, अब 2 से इंटू मतलब डबल हो गई, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ने A को 2a किया तो एक चीज़ नहीं चेंज किया, R। जैसे ही A डबल होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जैसे ही डबल होगा, वायर जैसे ही मोटा होगा, तो सिर्फ A चेंज होगा और R पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि R तो डिपेंड कर रहा है ना A पे, R तो A पे डिपेंड कर रहा है। तो A जैसे ही डबल हुआ, A जैसे ही डबल होगा, R क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि R A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। A अगर डबल होगा तो R क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। A के डबल होने पे R क्या हो जाएगा, हाफ। तो ये नहीं होगा। जैसे ही A डबल हुआ तो R क्या हो जाएगा, R/2, क्योंकि R तो डिपेंड कर रहा है एरिया पे। तो जैसे ही A हुआ, R क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। तो A की जगह पे हमने क्या रख दिया, 2a रख दिया, लेकिन R की जगह पे क्या रखना है, R/2 रखना पड़ेगा। तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये 2 नहीं बचेगा, वही रहेगा, RA/L ही रहेगा। तो रेजिस्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं आया। एरिया को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दिया। तो जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, आधा हो गया। तो रेजिस्टेंस जैसे ही आधा हुआ तो फॉर्मूले में जब R की जगह पे R/2 रखा और A की जगह पे 2a रखा, तो वो 2 और वो 2 कैंसिल हो गया। फाइनली रेजिस्टिविटी वही रह गई, RA/L। यानी A के चेंज होने पर रेजिस्टिविटी नहीं बदली। क्यों नहीं बदली, क्योंकि A के बदलने पर R भी बदल गया। A डबल हुआ तो R आधा हो गया, वो 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो A जितना टाइम्स बढ़ेगा, R उतना टाइम्स कम हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं आएगा A के चेंज होने पे भी। भले रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में A आ रहा है, रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले में A आ रहा है, लेकिन तो भी A के चेंज होने पर रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह से L को अगर चेंज करेंगे, इसी तरह अगर L को चेंज करेंगे तो भी रेजिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे L को हमने चेंज करके क्या कर दिया, 2L कर दिया, डबल कर दिया लेंथ। तो जैसे लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, L के बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो तुरंत R क्या हो जाएगा, वो भी 2R हो जाएगा। जैसे लेंथ डबल होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। तो अब रेजिस्टिविटी निकाल देखते हैं। रेजिस्टिविटी फॉर्मूला क्या होता है, R इंटू A। तो R की जगह पे क्या रखना है, 2R, और A की जगह पे क्या रखना है, A में तो कोई चेंज नहीं किया, तो A की जगह पे A रखते हैं। और L का क्या हो रहा है, 2L, तो L की जगह पे क्या रखेंगे, 2L। तो ये 2 और ये 2 L कैंसिल हो जाएगा। तो रो इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा, RA/L। यानी L के चेंज करने पे R ने फिर चेंज हो गया, तो रो क्या रह गया, RA/L वही रह गया। इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ पे भी डिपेंड नहीं कर रही है। लेंथ को डबल किया, रेजिस्टेंस पे डबल हो गया, वो 2 कैंसिल हो गया। इस तरह से रेजिस्टिविटी ना A पे डिपेंड करती है ना L पे डिपेंड करती है, R डिपेंड करता है।
तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ द वायर, दैट इज लेंथ, थिकनेस, बट रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी यहाँ पे दी हुई है, जैसे सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.59 इंटू 10⁻⁸। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम इंटू मीटर। यहाँ से रेजिस्टिविटी की अगर यूनिट निकालेंगे यहाँ से, तो रेजिस्टिविटी यूनिट क्या, आर की क्या होती है? ओम होती है। एरिया क्या होती है? मीटर स्क्वायर होती है। और नीचे लेंथ, तो लेंथ की मीटर होती है, तो एक एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ओम इंटू मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है? ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। ओम का सिंबल ये होता है, मीटर का तो ओम मीटर। ये होती है रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट। कुछ मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी, इससे हम लोग देख के अंदाज़ा ला सकते हैं कि किस मटेरियल का वायर बनाने पे करंट आसानी से फ्लो करेगी। सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.59 है इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर ऊपर कॉमन लिख दिया है, सबके आगे भी लगा सकते हैं। ये यूनिट होती है रेजिस्टिविटी की। कॉपर की कितनी होती है? 1.6 है। 10⁻⁸ तो कॉमन ही है, तो ऐसे इसी को देख के कंपेयर कर लें कि किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1.59 है, कॉपर की 1.6 है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है सिल्वर से। कॉपर की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, इसका मतलब कॉपर में करंट को फ्लो करने में दिक्कत ज़्यादा होगी, सिल्वर में कम दिक्कत होगी। तो अगर वायर उनको बनाना हो तो सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर, सिल्वर इज़ बेटर देन कॉपर, क्योंकि सिल्वर रेजिस्टिविटी कम है, करंट आसानी से फ्लो करेगी, तो सिल्वर इज़ बेटर देन कॉपर। इसी तरह से कॉपर से ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसकी? एल्युमिनियम की 2.65, तो इसमें करंट फ्लो करने में और ज़्यादा दिक्कत होगी, तो कॉपर इज़ बेटर देन एल्युमिनियम। तो इस तरह से रेजिस्टिविटी देख के जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा है उसमें करंट को फ्लो करने में उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, मतलब वो एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। अब जैसे यहाँ पे बढ़ते जा रही है, टंगस्टन की 5.6 हो गई, आयरन की 9.71, मतलब लोहे का तार में बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, तो लोहे का वायर तो बनना ही चाहिए। वायर किसका बनना चाहिए? कॉपर या सिल्वर का। तो जनरली कॉपर का बनता है, सिल्वर का भी बनता है, लेकिन सिल्वर बहुत महंगा हो जाएगा, तो इसलिए सिल्वर का वायर नहीं बनता। मार्केट में हम लोग को कॉपर के वायर दिखता है। सस्ते वायर एल्युमिनियम के भी आते हैं, लेकिन कॉपर के सबसे ज़्यादा चलते हैं, या तो सिल्वर के या तो कॉपर के, बट सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, इसलिए कॉपर के ही वायर बनते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बाकी से कम है। कॉपर रेजिस्टिविटी बाकी सिल्वर को छोड़ के बाकी सबसे क्या है? कम है, इसलिए कॉपर का वायर बनता है। आई होप रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, तो इसमें फटाफट पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है। ऐसा सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, ये होता है रेजिस्टेंस का सिंबल, ऐसा जिगजैग, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, और ये सिंबल होता है ऐसा बैटरी का, सेल का सिंबल होता है ऐसा, ये सिंबल होता है, ठीक है, सेल का। ये प्लस होता है, ये वाला माइनस होता है, छोटा वाला माइनस होता है, बड़ा वाला प्लस होता है। अगर इसी तरह से मतलब और एक जोड़ दिया तो ये बैटरी बन जाती है, एक और जोड़ दिया, एक और इस तरह से कंबाइन कर दिया, तो कई सारी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैटरी, और सिंगल को क्या बोलते हैं? सेल, ठीक है। तो ये सेल का सिंबल है, और ये किसका सिंबल है? बैटरी का सिंबल है। तो ये हो गया सिंबल। ये सिंबल होता है स्विच का, ऐसा। ये स्विच अगर ऑन है तो ऐसा है, स्विच अगर ऑफ है तो ऐसा। ऑफ स्विच है तो बीच में पॉइंट नहीं लगा रहेगा, अगर ऑन स्विच है, स्विच ऑन है मतलब, तो ये वाला सिंबल है, ठीक है। तो ये सिंबल स्विच का होता है। स्विच का सिंबल हो गया, रेजिस्टेंस का सिंबल हो गया, और बैटरी और सेल, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंसेस को हम लोग कितनी तरह से कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस है, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस है, तो उनको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। तो एक तरीका है कि हम लोग उनको सीरीज़ कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज़ वाले तरीके से जोड़ सकते हैं, और एक तरीका है कि उन्हें हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हैं। तो रेजिस्टेंसेस को जोड़ने का दो तरीका है, सीरीज़ एंड पैरेलल। अब सीरीज़ और पैरेलल किसे बोलते हैं? सीरीज़ का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस को इस तरह से जोड़ा जाए कि उनमें करंट फ्लो करने का सिर्फ एक ही रास्ता हो, यानी कि करंट के पास सिर्फ एक ही रास्ता अवेलेबल हो फ्लो करने के लिए सर्किट में। जैसे यहाँ से बैटरी से करंट निकलेगी, और ये करंट पॉजिटिव से निकलेगी, और इधर से R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस में जाएगी, फिर दूसरे में जाएगी, तीसरे, मतलब सिर्फ एक ही रास्ता है और दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता नहीं का मतलब क्या? इस रास्ते में कहीं भी कट कर दे, जैसे यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे जैसे कट कर दिया वायर, अब ये करंट नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि एक ही रास्ता तो वो कट हो गया रास्ते में, तो करंट फ्लो करना रुक जाएगा। तो करंट के पास सिर्फ अगर एक ही रास्ता है तो उस कॉम्बिनेशन को बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन।
करंट के पास अगर एक से ज़्यादा रास्ता मल्टीपल वेज अवेलेबल है, तो मल्टीपल पाथ अगर अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे इस तरह से, जैसे अगर मान लो ये वाला रास्ता, कहीं से भी ये वाला रास्ता हमने कट कर दिया, अगर एक रेजिस्टेंस पर रास्ता कट कर दिया तो बाकी करंट यहाँ से जाएगी, इस वाले रेजिस्टेंस में भी जाएगी, इसमें तो करंट फ्लो करेगी, इस वाले में भी करंट फ्लो करेगी, सिर्फ इसमें नहीं जाएगी। तो एक रेजिस्टेंस को हम लोग अलग से कट कर सकते हैं, लेकिन बाकी दो में करंट नहीं रुकेगी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया कि सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी एक रेजिस्टेंस में हम लोग करंट को ब्रेक करेंगे कि इस रेजिस्टेंस में करंट ना जाए, तो बाकी किसी में नहीं जाएगी, सब में रुक जाएगी। तो करंट के लिए फ्लो करने का सिंगल पाथ अवेलेबल था, तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन विच अ सिंगल पाथ इज अवेलेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो के लिए सिर्फ एक सिंगल यूनिक पाथ अवेलेबल है अगर, तो उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस in which multiple ways या multiple paths are available for the flow of current। करंट के फ्लो के लिए अगर एक से ज़्यादा रास्ता अवेलेबल है तो उसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज़ और पैरेलल। अब सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज और करंट, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस PD, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग और भी क्या बोलते हैं? वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, और दूसरी चीज़ क्या है? करंट। अब बैटरी से करंट, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स होता है। जैसे कोई बैटरी अगर 2 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की बैटरी है, तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस तो फिक्स होता है, लेकिन बैटरी से कितनी करंट निकलेगी वो बैटरी का फिक्स नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि बैटरी से कितना रेजिस्टेंस जुड़ा है, कितने ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है, वो उस पर डिपेंड करता है कि कितनी करंट निकलेगी। तो बैटरी की करंट फिक्स नहीं होती, बैटरी का सिर्फ क्या फिक्स होता है? वोल्टेज। करंट बैटरी से कितनी निकलेगी वो डिपेंड करता है कि उससे रेजिस्टेंस कितना जुड़ा हुआ है। ठीक, अब जैसे एक बैटरी है, जैसे एक बैटरी है, ठीक है। अब इस बैटरी से कुछ करंट निकल रही है। एक्चुअली करंट निकलना नहीं बोलते, करंट ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब ये रेजिस्टेंस जो है वो करंट इस बैटरी से ड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इस बैटरी, कोई बैटरी थी 20 वोल्ट की, और 3 रेजिस्टेंस जुड़े थे, R1, R2, R3। अब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं? सीरीज़ में। तो तीनों जो है मान लो मिल के कितनी करंट ड्रॉ कर रहे हैं? I करंट। ठीक, अब ये I करंट जो है वो इस फर्स्ट रेजिस्टेंस में से कितनी करंट पास करेगी? I। सेकेंड में से भी कितनी करंट पास करेगी? I। तीसरे वाले से कितनी? वही I करंट। यही करंट तीनों में से पास करेगी। लेकिन ये जो वोल्टेज था, बैटरी का वोल्टेज कितना था? V। बैटरी का वोल्टेज V था। तो इस R1 के अक्रॉस, मतलब R1 के दोनों टर्मिनल्स के बीच, जैसे ये A B और ये C और ये D, तो AB मतलब AB किसके दो टर्मिनल्स है? R1 के दोनों एंड्स हैं AB, और R2 के दोनों एंड क्या है? B और C। R3 के दो एंड क्या है? C और D। तो R1 के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V नहीं होगा, वो कितना होगा? कुछ अलग हो जाएगा। वो मान लो कितना हो गया? V1। R2 के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V2। और R3 के दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया V3। इसका मतलब कि सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस जुड़ते हैं, जब रेजिस्टेंस को सीरीज़ में कंबाइन करते हैं, तो उसमें क्या होता है? वोल्टेज जो होता है वो तीनों में बढ़ जाता है। वोल्टेज जो टोटल वोल्टेज रहेगा वो तीनों में बढ़ जाएगा। बराबर से नहीं बटेगा हमेशा, वो डिपेंड, अगर रेजिस्टेंस तीनों बराबर है तो वोल्टेज बराबर से बटेगा, लेकिन रेजिस्टेंस अगर अनइक्वल है तो वोल्टेज भी अनइक्वली बटेगा। लेकिन तीनों मिलके, यानी कि V1, V2 और V3 तीनों मिलके इसी V के बराबर रहेंगे, यानी यही वोल्टेज जो था वो तीनों में बटा था। तीनों बराबर हो भी सकते हैं, तीनों बराबर नहीं भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये 6 वोल्ट का था तो तीनों 2 ओम के भी हो सकते, 2 वोल्ट के भी हो सकते हैं, ये 2 वोल्ट हो सकता है, ये भी 2 वोल्ट हो सकता है, ये भी 2 वोल्ट हो सकता है। तो इज इक्वल टू 6 वोल्ट, अगर टोटल 6 वोल्ट होता। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा बराबर हो। ये बराबर कब होंगे? जब ये रेजिस्टेंसेस तीनों बराबर होंगे, इक्वल होंगे, तो वोल्टेज भी बराबर से बटेगा। अगर रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है तो वोल्टेज इक्वल बराबर नहीं बटेगा। तब मान लो जैसे 1 वोल्ट हो जाएगा, हो सकता है कोई सा 3 वोल्ट हो गया, तो 3 और 1 4 और 2 6। तो ऐसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। लेकिन टोटल तीनों वोल्टेज का सम कितना होगा? जो मेन बैटरी का वोल्टेज है। तो वोल्टेज क्या होता है? सीरीज़ में बढ़ जाता है तीनों में अलग अलग। लेकिन करंट जो है, जैसे अगर मान लो यहाँ पे करंट गई थी 2 एम्पियर, जैसे इसमें से मान लो 3 एम्पियर करंट अगर गई थी, तो इसमें से भी 3 एम्पियर करंट पास करेगी, इसमें से भी 3 पास करेगी, और इसमें से भी 3। यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़ते हैं सब में सेम करंट पास करती है, और वो करंट जो बैटरी से निकलती है वही करंट तीनों में सेम करंट पास करती है।
घटती है और वोल्टेज लेकिन क्या होता है, अलग अलग बढ़ जाता है। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, करंट सेम होती है, वोल्टेज बढ़ जाता है। इसमें जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें से यहाँ से आई करंट निकल रही है और वोल्टेज वी था, तो इसमें तीनों, इसके दो एंड जैसे कि ए बी, इसका एंड है सी और डी, इसका एंड है ई और एफ। तो इसके दोनों एंड्स के बीच का डिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3। तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज तीनों पे सेम जाएगा। यानी ए बी के बीच का वोल्टेज कितना है V, और सी डी के बीच का वोल्टेज भी कितना रहेगा V, और ई एफ के बीच का वोल्टेज भी कितना रहेगा V। यानी कि अगर पैरेलल में जुड़े हैं तो तीनों में वोल्टेज नहीं बटेगा, वोल्टेज जो बैटरी करे वही तीनों बराबर से। अगर जैसे ये 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 वोल्ट, 6 वोल्ट इसके भी किनारों के बीच में रहेगा, इसके भी एंड्स के बीच में 6 वोल्ट रहेगा, इसके में भी 6 वोल्ट रहेगा। वोल्टेज सब में बराबर जाएगा, नहीं बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वही वोल्टेज सबको मिलेगा अगर पैरेलल है तो। और करंट क्या होगा, जैसे मान अब करंट इसमें बढ़ जाएगी, इसमें मान लो I1 करंट चली गई, इसमें I2 और इधर I3, यहाँ तक ये आई करंट आई और यहाँ पे आके करंट इस जगह, यहाँ तक करंट जो आएगी वो आई रहेगी, जो टोटल करंट थी, यहाँ तक आके वो आई करंट 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक इधर I1 मान लो चली गई R1 में, इधर वाले में I2 करंट चली गई, इधर वाले में I3। तो ये, और यहाँ से I1 निकल के इधर से क्या, वही I1 करंट निकलेगी और यहाँ पे आएगी I1, और इधर से I2 जाएगी तो इधर से क्या निकलेगी, I2 ही निकलेगी। I2 जाएगी इधर से I2, और इधर से I3 जाके इधर से I3 निकल आएगी, इस तरह से ये I3। तो I1 इधर से, ये I करंट थी 3 उससे बटी, I1 I2 I3, तो I1 उधर से निकलेगा, I2 इधर से और I3 इधर से होते हुए तीनों फिर कंबाइन होके, और I गई थी तो तीनों I1 I2 I3 मिलके फिर वापस I बन जाएंगे। I करंट 3 हिस्सों में बटी थी, I1 I2 और I3, और तीनों वापस फिर से I1 I2 I3 मिलके फिर से I बन गया। यहाँ पे यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर है, टोटल I करंट के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और वोल्टेज तीनों पे सेम जाता है। करंट तीनों में अलग अलग बढ़ जाती है, वो करंट टोटल करंट के बराबर ही होती है। तीनों करंट का सम क्या होगा, टोटल करंट के बराबर, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, तीनों में सेम जाएगा। और इसमें क्या होता था, वोल्टेज बढ़ जाता था और करंट तीनों में सेम जाती थी। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम लोग पढ़ लेते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। इससे पहले हम लोगों ने समझा कि रेजिस्टेंसेस दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके पहले वाली वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मीन्स होता है कि टोटल रेजिस्टेंस, टोटल मतलब कि जैसे यहाँ पे अगर 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं तो इन तीनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया तो वो तीनों का काम करेगा। एक अकेला रेजिस्टेंस जो इन तीनों को रिप्लेस करे, इसी तरह 3 या 4 जितने भी हो सकते हैं, तो एक अकेला रेजिस्टेंस जो कि कई सारे रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दे तो उसको बोलते हैं उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे कि अगर कुछ रेजिस्टेंस है 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम, मान लो 3 रेजिस्टेंस, एक 2 ओम का, एक 3 ओम का, एक 5 ओम का, तीनों को हटा के कितने ओम का एक अकेला रेजिस्टेंस लगा दिया जाए कि वो वही काम करे जो कि वो तीनों मिल के कर रहे थे। ठीक है, तो उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यही आज करेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये सर्किट है सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे एक बैटरी है, मान लो इसकी V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जिसमें 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सीरीज में जुड़े हुए हैं, और तीनों कितनी करंट, टोटल कितनी करंट ड्रॉ कर रहे हैं बैटरी से, I एम्पियर की करंट तीनों मिलके ड्रॉ कर रहे हैं बैटरी से। अब I करंट यहाँ से निकलेगी और तीनों, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है तो इसमें से भी वही I करंट इस वाले से भी पास करेगी, इस वाले से भी I करंट पास करेगी, और इस वाले से भी I करंट पास करेगी, और फाइनली इधर से I करंट निकलेगी और वही I करंट वापस बैटरी में इस तरह से होते हुए आ जाएगी। तो इस तरह से करंट सब में I ही करंट, सब में सेम करंट I तीनों में जाएगी। लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सीरीज में बढ़ जाता है। तो इसमें मान लो वोल्टेज कितना चला गया, V1, इस वाले में वोल्टेज इसके अक्रॉस V1 हो गया, इसके दोनों एंड्स के बीच में। इसके दोनों एंड्स के बीच का वोल्टेज कितना हो गया, V2 मान लिया। इसके दोनों एंड्स का वोल्टेज कितना मान लिया, V3। तो करंट तीनों में I जा रही है और तीनों में वोल्टेज, एक में V1 है और एक में V2 और एक में V3 है। अब अलग अलग तीनों रेजिस्टेंस पे हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे।
अच्छा यहाँ पे टोटल V इज इक्वल टू क्या होगा, ये इन तीनों का सम ना, V इज इक्वल टू क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तीनों वोल्टेज मिलके ये टोटल वोल्टेज के बराबर होते हैं, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब तीनों रेजिस्टेंस पे, इस वाले रेजिस्टेंस पे ओम्स लॉ अप्लाई करें, इस वाले पे ओम्स लॉ अलग से अप्लाई करें और इस वाले पे अलग से ओम्स लॉ अप्लाई करें। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ में ये फॉर्मूला था ना, V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर फर्स्ट वाले अप्लाई करो तो फर्स्ट वाले की वोल्टेज कितना है, V1 है, V1 फॉर फर्स्ट ना, फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, फॉर फर्स्ट सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए। V कितना है, V की जगह पे क्या रखेंगे V1। I कितना है, I की जगह पे I ही रखेंगे, तो I1 नहीं, I क्योंकि I करंट पास कर रही है तो I की जगह पे I रख दिया। और R कितना है इसके लिए, R1, R की जगह पे क्या रख दिया, R1, तो V1 इज इक्वल टू आई R1, I सब में सेम था इसलिए I को I रहने दिया। फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉर सेकेंड V2 हो जाएगा, V2 जो हो जाएगा V2 इज इक्वल टू I इसमें भी रहेगा और R की जगह क्या आ जाएगा R2। इसी तरह तीसरे वाले के लिए फॉर थर्ड V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I R3। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कर दें, जैसे ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों V ऐड हो जाएंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। तीनों V1 प्लस V2 प्लस V3 क्या है, टोटल V के बराबर, तो टोटल V हो गया इज इक्वल टू, तीनों में I कॉमन निकल रहा है क्योंकि I तो सेम है तीनों में, तो I कॉमन आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, इसमें R1 बचेगा प्लस इसमें क्या बचेगा R2 प्लस इसमें क्या बचेगा R3। ये V I अब V के अपॉन में ले आए, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऊपर देख लो, ठीक है, तो V के इसके बाद यहाँ ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो V अपॉन I, V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये I जो था वो V के अपॉन में आ गया, तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V अपॉन I यहाँ से ओम्स लॉ से अगर देखा जाए तो V अपॉन I किसके बराबर होता है, V अपॉन I अगर करेंगे तो किसके बराबर होगा, R के बराबर ना, टोटल R के बराबर। V अपॉन I क्या होता है, R के बराबर, तो यहाँ पे V अपॉन I जब क्या रख दें R, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से ये R होगा वो टोटल रेजिस्टेंस होगा। अगर हम लोग एग्जाम्पल अब कैसे नहीं फाइंड आउट करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि R1 कितना होता, R1 होता 5 ओम, R2 होता 3 ओम, और तीसरा वाला होता मान लो 7 ओम। 3 रेजिस्टेंस होते हैं। अब तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता, तो R टोटल रेजिस्टेंस क्या हो, तीनों की जगह पे बैटरी से जुड़ा होता है जैसे ये, इन तीनों की जगह कितने ओम का लगाएंगे, R टोटल का R का फॉर्मूला क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि टोटल R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल R इस केस में हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 7, 5 प्लस 3 प्लस 7, 5 3 8 और 7 15, यानी 15 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वही काम करेगा। इट मीन्स इन तीनों को हटा के इन तीनों की जगह पे सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा दें, कितने ओम का, 15 ओम का। इन तीनों की जगह पे सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस अगर लगा दें 15 ओम का, तो वही काम करेगा जो तीनों कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इस पे और न्यूमेरिकल्स करेंगे, अभी इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसको नोट कर लो। हाँ, तो अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट केस क्या पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में, अब दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो अब मान लो 3 रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। अब ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हैं, पैरेलल, और कोई बैटरी है V वोल्ट की, और इसमें से तीनों मिले करंट कितनी ड्रॉ कर रहे हैं, टोटल करंट I करंट तीनों ड्रॉ कर रहे हैं। अब पैरेलल में क्या होता है, करंट जो है वो बढ़ जाती है, तो अब I करंट यहाँ से आएगी और I करंट 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी।
इधर एक हिस्सा चले जाएगा, एक हिस्सा उसका इधर चले जाएगा और एक हिस्सा इधर। यहाँ पे आके करंट 3 हिस्सों में बटेगी। तो जो करंट इधर जाएगी उसको मान लिया I1, और जो करंट इधर गई उसको मान लिया I2, और जो करंट इधर आई उसको मान लिया I3। तो I1 करंट, इसमें से कितनी करंट पास करेगी, ये वाली I1, तो इसमें से I1 करंट पास कर रही है। इस वाले में से कितनी करंट पास कर रही है, I2, इसमें से कितनी पास कर रही है, I3, तीनों में से करंट। अब क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम जाता है, तो अगर बैटरी वी वोल्ट की है तो इसका वोल्टेज कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा V, इसके में भी कितना होगा, इसके दोनों एंड्स के बीच का भी पोटेंशियल V, इसके भी दोनों एंड्स का वोल्टेज या पोटेंशियल कितना होगा V, क्योंकि वोल्टेज सेम रहता है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब तीनों पे अलग अलग फिर से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, इस वाले पे और इस वाले पे, तीनों पे अलग अलग ओम्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, Ohm's law, फर्स्ट केस फॉर फर्स्ट Ohm's law जनरल क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, या यहाँ से अगर I इज इक्वल टू निकालें तो V अपॉन आर ना। Ohm's law क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो फॉर फर्स्ट केस में I की जगह पे क्या रखेंगे, क्योंकि करंट बढ़ गई, तो फर्स्ट वाले केस में I की जगह पे क्या रखेंगे, I1 की जगह पे रखा I1, और V की जगह पे V ही रखेंगे क्योंकि वोल्टेज नहीं बढ़ा था, तो V की जगह पे V रखा, और R की जगह पे क्या रखेंगे, R1 ना। तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, इक्वेशन 1। इसी तरह सेकेंड वाले केस के लिए I की जगह पे क्या रखेंगे, I2 करंट, तो I2 इज इक्वल टू V, तो V ही रहेगा क्योंकि उसमें वोल्टेज V था, अपॉन में रेजिस्टेंस कितना R2, ये इक्वेशन 2। इसी तरह से थर्ड वाले केस में I3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन R3, ये बन गया इक्वेशन 3। ठीक है, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। तीनों पे अलग अलग ओम्स लॉ ये फॉर्मूला लगाया, तो ये आ गया। यहाँ से टोटल I इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल जो करंट, ये तीनों वापस यहाँ से I1 निकलेगी, वापस करंट यहाँ से क्या निकलेगी, I2, और यहाँ से I3, और ये तीनों वापस मिलके क्या बन जाएंगी, फिर से I बन जाएगी। यहाँ से जो करंट आएगी मिलके, तीनों मिलके वापस यहाँ से जो निकलेंगे वो I करंट हो गया, और वही I करंट जो यहाँ से निकली थी। तो ऐसे करंट सर्कुलेट करती रहेगी। अब यहाँ से ये तीनों I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर, टोटल I के बराबर। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब इन तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा उधर, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये तीनों इधर ऐड हो, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तीनों I1 प्लस I2 क्या बनता है, ये मिलके तीनों I बन जाएंगे, ये तीनों मिलके क्या बन जाएगा, I। तो इसकी जगह क्या, इसके बाद यहाँ ऊपर देख लो कि तीनों मिलके क्या बन गया, I बन गया ना। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R1, V तीनों में कॉमन है तो V बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर यहाँ पे क्या बचा, 1, अब V कॉमन निकल, 1 अपॉन R1 बचा, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R1। यहाँ पे क्या बचा, V निकल चुका है बाहर कॉमन, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब V के अपॉन में लिया तो I अपॉन V हो जाएगा, V I के अपॉन में आ गया, तो उधर क्या बचा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया I अपॉन V कितना आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो V अपॉन आई कितना हो जाता है, R हो जाता है ना। I अपॉन क्या, I जो है V के अपॉन में आ जाएगा, तो V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। इसको उल्टा अगर कर दें, I अपॉन V कर दें, तो ये R का रेसिप्रोकल हो जाएगा, R की जगह पे 1 अपॉन R हो जाएगा, क्योंकि V अपॉन आई किसके बराबर है, R के बराबर। तो I अपॉन V कितना हो जाएगा, 1 अपॉन R। तो यहाँ पे क्या है, वही I अपॉन V लिखा हुआ है ना। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, I अपॉन V की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन R। तो क्या होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये R क्या है, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये फॉर्मूला हो गया, अगर कुछ तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब इस पे न्यूमेरिकल्स, सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, पहले इतना नोट कर लो। इससे पहले हम लोग ने देखा कि
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने देखा था फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन केस ऑफ सीरीज R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इसी तरह से पैरेलल में क्या फॉर्मूला आया था कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस फॉर्मूले से टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में इस वाले फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। अब उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सम्स, तो जैसे ये क्वेश्चन लिखा है इसमें कहा जाए कि ए और बी के बीच के टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच का टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अब क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हैं, तो कुछ सीरीज़ में कुछ पैरेलल में है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक अलग अलग पोर्शन को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ ये पोर्शन, ये तीनों कैसे हैं सीरीज़ में। कैसे सीरीज़ में, अगर इसको यहाँ से कट करके निकाल लिया जाए, जैसे कैंची से कट करके यहाँ से और यहाँ से निकाल लिया जाए, तो ये पोर्शन कुछ ऐसे निकल के अलग से आ जाएगा। ये तो ये तीनों कैसे हो गए, इसको स्ट्रेट, इसको सीधा कर दें यहाँ से ऐसे, इसको यहाँ से वायर को मोड़ दे सीधा हो जाएगा, इसको भी यहाँ से मोड़ दे ऐसे सीधा हो जाएगा ना। तो ये तीनों क्या कैसे हो गए 2 ओम 2 ओम, ये तीनों कैसे हैं सीरीज़ में। तो ये कि स्ट्रेट यहाँ से खोल के उसको सीधा कर देंगे वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों सीरीज़ में आ जाएंगे। तो ये और ये तीनों सीरीज़ में, तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इसको R डैश मान लें अगर, क्योंकि अभी टोटल तो निकल रही है, सिर्फ इतना निकल रहा है। यहाँ से इसको P ले लें और इसको Q ले लें, तो P और Q के बीच के टोटल रेजिस्टेंस इधर से, तो R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 ओम। तो यहाँ से यहाँ तक का 6 ओम हो गया। तो इसके बाद हम लोग इन तीनों को हटा के एक नया डायग्राम बनाएंगे, जिसमें इन तीनों की जगह पे यहाँ से इन तीनों की प्लेस पे कितने ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड कर देंगे 6 ओम का, क्योंकि तीनों का इक्विवेलेंट कितना है 6 ओम। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल। तो अब इन दोनों की जगह पे हटा के 6 पैरेलल फॉर्मूले से निकाल लेंगे। 6 और 6 का पैरेलल कितना है 1/R वाले फॉर्मूले से। तो अब 1 इसको R नया R डबल डैश कुछ कह दें, तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, दो रेजिस्टेंस है, दो में सिर्फ लगेगा, तो 1/6 प्लस 1/6, तो कितना हो जाएगा ये 2/6। एलसीएम 6 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 2/6, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा यानी कि 1/3। तो 1/R डबल डैश कितना आ गया 1/3, यानी कि R डबल डैश कितना हो जाएगा 3 ओम ना। 1/R इज इक्वल टू 1/3, तो R डैश कितना हो जाएगा 3 ओम। तो इन दोनों की जगह पे कितना आ गया 3 ओम। तो इन दोनों को हटा के यहाँ पे कितना एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दें 3 ओम का। अब इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस आ गया 3 ओम। अब ये 7 ये 3 और ये पूरा ये तीनों सीरीज में, लेकिन ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल। अब तो पहले इन दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है। तो 1/4 कितना हो जाए 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4, यानी 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा यानी 1/2। तो 1/R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, यानी R ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 2 ओम। अब इन दोनों को हटा कितना ओम का लगा दें 2 ओम। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लग जाएगा 2 ओम का। अब ये तीनों फिर सीरीज में आ गए 7 3 और 2, तो 7 प्लस 3 प्लस 2 सीरीज में तो सीधा ऐड हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। 7 3 10 और 10 और 2 12, तो यानी ए और बी के बीच का एक सिंगल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R इज इक्वल टू 7 प्लस 3 प्लस 2, यानी 7 3 10 और 2 12 ओम। यानी तीनों को हटा के ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस कितना ओम का लग जाएगा 12 ओम का। तो जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर कितना हो जाएगा 12 ओम। सारे रेजिस्टेंस की जगह पे एक अकेला रेजिस्टेंस 12 ओम का। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ वर्क डन विथ टाइम
or we can say electric power is the electrical energy consumed per unit time. Means एक सेकेंड में कितने जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हुई उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एनर्जी जैसे 500 जूल एनर्जी खर्च हुई और टाइम लगा उसको खर्च होने में 10 सेकेंड। ठीक, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, ए एनर्जी अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा 500 अपॉन 10 मीन्स 50 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। और 1 वाट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट किसके बराबर होगा, एनर्जी की जूल होती है और टाइम की सेकंड होती है, तो जूल पर सेकंड। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। ये वाट और जूल पर सेकंड का रिलेशन होता है कि 1 वाट 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। और इस तरह से हम लोग पावर कैलकुलेट करते हैं। तो पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट, WATT वाट। इसका शॉर्ट में हम लोग किससे लिखते हैं, सिर्फ W से। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आप लोगों ने देखा होगा वो सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ये मेंशन होता है, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो बल्ब हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, चाहे टीवी हो, वो हर जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करते हैं उस पर उसके डिस्क्रिप्शन में आप जाके देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है 40 आगे W लिखा रहेगा। तो वो सब कुछ क्या है, उसकी पावर मेंशन है। किसी में 100 W आगे लिखा रहेगा, किसी में 200 लिखा रहेगा, किसी में 500 लिखा रहेगा। तो इस तरह से हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के डिस्क्रिप्शन में उसकी पावर मेंशन होती है कि वो कितनी पावर कंज्यूम करने वाला अप्लायंस है। तो हम लोग किसी भी अप्लायंस की पावर अगर देखना चाहते हैं कितनी है तो उसके पीछे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उस अप्लायंस के पीछे प्रिंटेड होता है वो चीज़। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, और पावर की यूनिट क्या होती है, वाट। ठीक है, पावर की बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोवाट। पावर की बड़ी यूनिट होती है किलोवाट। 1 किलोवाट, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, KW, स्मॉल के रहता है। ठीक है, किलो के लिए स्मॉल के और वाट के लिए कैपिटल W। किलोवाट का शॉर्ट फॉर्म KW होता है, लेकिन किलो का स्मॉल के रहेगा, स्मॉल के और कैपिटल W, ये किलोवाट होता है। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, 1000 वाट। तो किलोवाट क्या है, पावर की बड़ी यूनिट है, 1000 वाट के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया पावर। अब इसके बाद दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ, तो इलेक्ट्रिक पावर के बाद अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम लोग जितने भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, टेलीविज़न टीवी यूज़ कर रहे हैं, रेडियो यूज़ करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर, चाहे वॉशिंग मशीन, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर, जो भी यूज़ करते हैं, सब जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ खर्च होता होगा। तो वो जो चीज़ खर्च होती है वो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आम भाषा में या ना डेली लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलते हैं, बिजली खर्च कर रहे हैं। तो जो बिजली है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी खर्च हुई, इस चीज़ को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ई फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पता चल जाएगा कितनी कंज्यूम हुई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि ये तो एनर्जी है तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। तो यह यानी 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर की क्या होती है, वाट। तो क्या हो जाएगा 1 वाट इनटू टाइम की क्या होती है ऐसा यूनिट, सेकेंड। तो 1 वाट सेकेंड। तो 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वाट इंटू सेकेंड। और एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला है, पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे, जो घर में जो बिजली का बिल आता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ खर्च कर रहे हैं तो वो कितनी खर्च हुई, उसकी एक यूनिट होती है। जैसे कि अगर हमने
आलू खर्च किया या आलू ख़रीदा तो हमने कितना ख़रीदा, 5 किलो, 10 किलो, 2 किलो, 1 किलो, तो उसके हिसाब से हम लोग को पैसा देना पड़ता है। तो इसी तरह से बिजली जो हम लोग खर्च करते हैं घर में, वो हम लोग उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट को ही यूनिट ही कहते हैं। जैसे हम लोगों ने बिजली कितनी खर्च किया, 5 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, 100 यूनिट। तो इस तरह से बिजली हम लोग जो खर्च करते हैं उसकी मेज़रमेंट क्या होती है, यूनिट में मेज़र करते हैं बिजली को। और जो यूनिट होती है वो एक्चुअली क्या होती है, किलोवाट आवर। 1 यूनिट जो बिजली होती है वो किसके बराबर होती है, 1 किलोवाट इंटू आर। एच का मतलब आर, इसका फुल फॉर्म है किलो वॉट मल्टीप्लाइड बाय आर, KWH। बिजली का जो मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें ये KWH लिखा मिल जाएगा। बिजली के मीटर में जो रीडिंग होती है उसमें रीडिंग के आगे जैसे लिखा है 282 और नीचे छोटा सा KWH लिखा रहेगा। मतलब इतना यूनिट, अगर बिजली का मीटर में देखेंगे रीडिंग तो उसमें जहाँ पे KWH लिखा उसके ऊपर जो भी नंबर लिखा है इसका मतलब इतनी यूनिट। KWH का मतलब क्या होता है, यूनिट होता है। किलोवाट आवर का मतलब यूनिट होता है, मीन्स 2082 यूनिट बिजली खर्च हो चुकी है। तो इस तरह से मीटर में हम लोग रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं, इस तरह से रीडिंग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक मीटर में जो बिजली की खर्च होता है, कितना खर्च हुआ पता चल जाएगा मीटर में देख के। अब हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग जैसे कि हमसे कहा जाए कि अगर ये वाला बल्ब इतनी देर तक जल रहा है तो कितनी बिजली खर्च हुई, कितना यूनिट बिजली खर्च हुई। ये टीवी इतनी देर तक जल रही है, मतलब चल रही है ये टीवी इतनी देर तक, तो कितना बिजली खर्च हुई। कूलर इतने देर तक चल रहा है तो उसमें बिजली कितनी खर्च हुई। तो इस तरह से हम लोग इसको खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस पे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अप्लाइंसेस हैं, ये इतने देर तक जला, ये इतने देर तक चला, ये इतने देर तक यूज़ हुआ, तो बताओ कितनी बिजली खर्च हुई। उसमें टाइम भी दिया रहता है कि कितने देर तक जला, ठीक है। तो इसी को अब हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो अब जैसे ये एक बल्ब है 100 वाट का, सिर्फ एक बल्ब अभी ले रहे हैं, बाकी फिर मल्टीपल अप्लायंसेस का भी अभी सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल एक समझ लें कि एक बल्ब है 100 वाट का, उसको हम लोग ने कितने देर तक इस्तेमाल किया, 8 आवर्स, 8 घंटे तक वो बल्ब यूज़ हुआ। तो बताओ कितनी बिजली खर्च हुई। तो अभी जैसे बताया था कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = पावर इंटू टाइम। तो पावर कितनी है, पावर को वाट में नापते हैं तो 100 वाट, तो 100 वाट मल्टीप्लाइड पे टाइम कितना है, 8 आवर्स। तो टाइम की जगह पे 8 आवर्स रख दिया, पावर की जगह पे क्या रख दिया, 100 वाट। लेकिन अभी हमने बताया था कि जो बिजली का जो बिल आता है उसमें क्या होता है, बिजली कितनी खर्च हुई वो किस में मेज़र करते हैं हम लोग, यूनिट में मेज़र करते हैं कि 5 यूनिट बिजली खर्च हुई, 2 यूनिट खर्च हुई, 1 यूनिट खर्च हुई, 0.5 कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। यूनिट किसके बराबर बताया था कि यूनिट किसके बराबर होता है, यूनिट होता है KWH के बराबर, किलोवाट आवर के बराबर। इट मीन्स जब हम लोग यूनिट में बिजली को निकालना है तो पावर किस में होनी चाहिए, वाट में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पावर किस में होनी चाहिए, किलोवाट में। अभी बताया था पावर वाले में कि पावर की बड़ी यूनिट क्या होती है, किलोवाट। तो पावर को यहाँ पे जब यूनिट में हम लोग को निकालना है बिजली को, बिजली का खर्च अगर यूनिट में पता करना है तो पावर को वाट में नहीं होना चाहिए, पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में होना चाहिए। और टाइम को सेकंड में नहीं होना चाहिए या मिनट में नहीं होना चाहिए, टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो टाइम आवर्स में दिया ही हुआ है, तो टाइम तो अपना ठीक है, लेकिन जो पावर है वो वाट में ही दी, तो उसको हम लोग वाट को डिवाइड कर देंगे 1000 से। जब भी वाट में दिया रहा तो उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो वो किस में बदल जाएगा, किलोवाट में। जितनी भी पावर दी रहेगी उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलोवाट में आ जाएगा पावर, और टाइम को आवर्स में रख देंगे। और टाइम अगर आवर्स में नहीं है तो उसको आवर्स में पहले कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे तो आवर्स में टाइम दिया ही हुआ है, तो अब हम लोग ने टाइम की जगह पे 8 आवर्स रख दिया, पावर की जगह पे 100/1000 किलोवाट रख दिया। 1000 कहाँ से लगा, किलोवाट में, वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा किलोवाट आवर में, किलोवाट आवर्स में आंसर आएगा हम लोग का। अब ये 200 का 2 0 ये कट गया, तो कितना बचा, 8 बचा और अपॉन 10 बचा। 8/10 किलोवाट आवर, 8/10 का मतलब 0.8 हो गया किलोवाट आवर, यानी इतनी बिजली खर्च हुई। और किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यूनिट। इट मीन्स 0.8 यूनिट बिजली खर्च हुई। अगर 100 वाट का बल्ब 8 घंटे तक जलता है तो 0.8 यूनिट बिजली खर्च होगी। तो अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और दूसरे कौन से फॉर्मूले हम लोग
न्यूमेरिकल्स में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और वो फॉर्मूले कैसे आए तो देखते हैं। पावर का एक बेसिक फॉर्मूला क्या था, पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी। ई और डब्ल्यू एक ही चीज़ होता है, तो ये डब्ल्यू अपॉन टी भी हो सकता है। ई का मतलब एनर्जी, डब्ल्यू का मतलब वर्क डन और टी का मतलब टाइम। तो एक ये फॉर्मूला था। पावर का एक दूसरा फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू वी इंटू आई। वी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और आई का मतलब करंट। पावर का एक तीसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर। आई करंट है और आर रेजिस्टेंस है। और पावर का एक और चौथा लास्ट फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर। वी पोटेंशियल डिफरेंस है और आर रेजिस्टेंस। ये हो गया पावर के फॉर्मूले। एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पावर इंटू टाइम। एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम। तो पावर के जितने भी फॉर्मूले इसमें टी से इंटू करते जाएंगे, सब में टी लगाते जाएंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे पी इज इक्वल टू वी आई है तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक और फॉर्मूला वी इंटू आई इंटू टी। ये हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या हो सकता है, आई स्क्वायर आर पावर का फॉर्मूला है, बस उसमें टी से इंटू कर दें तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या बन सकता है, वी स्क्वायर अपॉन आर पावर का फॉर्मूला, इसी में टी से इंटू कर दें बस, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बस। तो एनर्जी पावर के ये चार फॉर्मूले और एनर्जी के ये चार फॉर्मूले। तो एनर्जी का फॉर्मूला तो अंडरस्टूड है कि पावर के जो भी फॉर्मूला था उसी में बस टी लगाते गए। जैसे वी आई था तो वी आई टी हो गया, आई स्क्वायर आर था तो आई स्क्वायर आर टी हो गया, वी स्क्वायर अपॉन आर था तो वी स्क्वायर अपॉन आर टी, बस पी के फॉर्मूले में टी लगा दिया तो एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। अब लेकिन पावर का जो ये बेसिक फॉर्मूला है कि ई अपॉन टी, इसके बाद ये सारे फॉर्मूले कैसे आए, ये तीन फॉर्मूले कैसे आए। ये तो पावर डेफिनेशन से कि रेट ऑफ वर्क डन या एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, ये तो पावर के डेफिनेशन से यह फॉर्मूला आया पावर का। लेकिन ये तीन फॉर्मूले कैसे आए, तो इन तीनों का डेरिवेशन देख लेते हैं, फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो पहले अभी इन तीनों का डेरिवेशन देख लें कि इस फॉर्मूले के बाद ये फॉर्मूले कैसे आए। तो एक एक करके ये तीनों का डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, एनर्जी का उसी हिसाब से आया तो एनर्जी का डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट वाला P इज इक्वल टू वी आई कैसे आया, पहला P इज इक्वल टू वी आई कैसे आया। अब हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, है ना। ये पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से जो मेरा वीडियो था पोटेंशियल डिफरेंस वाला, उसमें जाकर देखो V इज W अपॉन Q, ये डिराइव कर चुके हैं हम लोग ऑलरेडी पहले से। ये पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन से आया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसी तरह से दूसरा हम लोग जानते हैं कि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। ये जब इलेक्ट्रिक करंट वाला पढ़ाया था उसमें ये चीज़ बताया था, ये उसमें जाकर देख लो इलेक्ट्रिक करंट वाले वीडियो में। ठीक है, लिंक में ये सारे वीडियोस दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक, जिसने नहीं पढ़ा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में देख लेना कि पोटेंशियल डिफरेंस वाला क्या है और करंट वाला क्या है, ये सारे फॉर्मूले वहीं पे थे। तो ये हम लोग देख लेंगे। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो V इंटू आई मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, W अपॉन Q और मल्टीप्लाई हो जाएगा Q अपॉन T से, तो Q Q कैंसिल हो जाएगा। तो V इंटू आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन T आ जाएगा ना। V इंटू आई किसके बराबर, W अपॉन T के बराबर आ जाएगा। और W अपॉन T क्या होता है, P होता है ना, पावर। W अपॉन T क्या होता है, पावर। तो यानी ये इसकी जगह पावर, तो यानी V इंटू आई क्या हो गया, पावर। तो यानी P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, वी आई। P इज इक्वल टू वी आई, एक फॉर्मूला डिराइव हो गया इस तरह से। ठीक है, इसे नोट कर लो। अब दूसरा नेक्स्ट फॉर्मूला, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला सेकेंड, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर कैसे आया, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर कैसे आया। अब P इज इक्वल टू वी आई हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, तो इसको लेके चलेंगे कि हाँ ये प्रूफ हो चुका है, तो P इज इक्वल टू वी आई होता है। अब P इज इक्वल टू वी आई के बाद V की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, आई आर। ये किसकी जगह पे रखा है, इस V की जगह पे, ये जो V है ना, इस V के प्लेस पे आई आर रख दिया। अब I की जगह पे I रख दिया। ठीक है, I को एज इट इज़ रख दिया। अब V की जगह पे आई आर कैसे रखा, फ्रॉम ओम्स लॉ, सिंस V इज इक्वल टू आई आर होता है कहाँ से, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ का भी डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक दिया हुआ है, जाके ओम्स लॉ देख लो जिसने नहीं देखा है। तो ओम्स लॉ में हम लोग ने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V की जगह पे क्या रख देंगे, आई आर।
अब आई आर और मल्टीप्लाइड बाई आई की जगह पे आई, तो आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, और आर का आर ऐसे लिख जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर हो गया, और आर तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये वाला फॉर्मूला भी, दूसरा वाला भी हो गया। इसी तरह से तीसरा वाला, थर्ड वाला, ये वाला थर्ड फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ये कैसे आए, सेम वैसे ही पी इज इक्वल टू, फिर से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी इज इक्वल टू क्या रखेंगे, वी आई, प्रूफ कर चुके हैं पहले पार्ट में, तो पी इज इक्वल टू वी आई रख दिया। अब जैसे यहाँ पे हमने v को हटा के आई आर रखा था, इस वाले में v की जगह पे क्या रखा था, आई आर, ओम्स लॉ से। इसी तरह से ओम्स लॉ में ही अगर हम लोग यहाँ से v इज इक्वल टू आई आर से i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r अपॉन में आ जाएगा, तो v अपॉन आई, सॉरी v अपॉन r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i ना। ओम्स लॉ में v इज इक्वल टू आई आर होता है, तो ये जो r है v के अपॉन में आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या बचेगा, i बचेगा, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, v अपॉन r। ओम्स लॉ से i इज इक्वल टू हो गया v अपॉन r, तो i इस बार हटा देंगे, i की जगह पे क्या रख देंगे, v अपॉन r। जैसे यहाँ से v हटा के आई आर रख दिया था ओम्स लॉ से, वैसे इसमें इस बार v को नहीं हटाएंगे, v को वैसे ही रखेंगे, i की जगह पे क्या रख देंगे, v अपॉन r रख देंगे ओम्स लॉ से, तो i की जगह v अपॉन r रख दिया, तो v इंटू वी क्या हो जाएगा, v स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन r। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो गया पावर का। तो पावर का एक फॉर्मूला आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला वी स्क्वायर और एक स्क्वायर वी आई, ये सारे फॉर्मूले हम लोगों ने इस तरह से ड्राइव किया, और इन्हीं फॉर्मूले में आगे टी लगाते जाएंगे तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूले की पावर और एनर्जी के ये कुछ फॉर्मूले थे जो अभी हमने लिखा, और उनका डेरिवेशन में देखा कि वो फॉर्मूले कैसे आए। इन पे बेस भी न्यूमेरिकल होता है, वो डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स में क्या चीज़ें गिवन है। न्यूमेरिकल में अगर पावर निकालना है और तुम्हें वोल्टेज दिया है और रेजिस्टेंस दिया तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर वोल्टेज और करंट दोनों दिया, रेजिस्टेंस नहीं दिया तो ये फॉर्मूले से पावर निकाल लेंगे। तो वो अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग फॉर्मूले यूज़ करेंगे, वो जो हम लोग न्यूमेरिकल सारे लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बोर्ड में आए जो बोर्ड में जो इस फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल है वो हम लोग करेंगे। ओके, इसे नोट कर लो। हाँ, तो चलो अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि 2013 में सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में आया हुआ है, और ये 3 मार्क्स क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब, द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट्स एंड्स, potential difference at its ends and the energy in kilowatt hour consumed by it for 5 hours। मीन्स एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस कितना है 200 ओम, 200 ओम का एक बल्ब है, और कितनी करंट ड्रॉ कर रहा है वो 1 एम्पियर। और हम लोग को क्या क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को एक चीज़ कैलकुलेट करना है, पहली चीज़ इलेक्ट्रिक बल्ब की पावर कैलकुलेट करना है, दूसरा चीज़ क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, और तीसरा क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ई कैलकुलेट करना है। पावर कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस वी कैलकुलेट करना है, एक कैलकुलेट द पावर, एक ये कैलकुलेट करना है, एंड दूसरी चीज़ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ये कैलकुलेट करना है, और तीसरा क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन किलोवाट आवर। ये 3 चीज़ कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने फॉर्मूला देख चुका है ऑलरेडी, पावर का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सारे फॉर्मूले देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले क्या दिया, रेजिस्टेंस दिया हुआ है और करंट दी हुई है। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 200 ओम, और करंट कितनी दी हुई है, I इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 एम्पियर। तो R है, I हम लोग के पास, P निकालना है, V निकालना है। तो सबसे पहले V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, आई आर, ओम्स लॉ से ना, ओम्स लॉ में मैंने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला आ गया। तो I मालूम है, R मालूम है, दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, V निकल आएगा। तो V इज इक्वल टू आई आर, आई का मतलब 1 एम्पियर दिया हुआ, आई की जगह पे वही 1 रख दिया, R कितना रख देंगे 200, तो 1 इंटू 200 मीन्स 200 वोल्ट। तो V की वैल्यू निकल आई, आई आर 1 इंटू 200, 200 आगे आंसर आ गया। तो R की वैल्यू आ गई, सॉरी क्या निकला है, V की वैल्यू आ गई 200 ओम, 200 वोल्ट। अब दूसरा क्या निकालना, एक चीज़ निकल आया कि V निकल आया। अब क्या निकालना है, पावर। तो अभी हम लोग ने देखा था एक चीज़ निकल गया ना, V निकल आया। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, P निकालते हैं। तो P का फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था कि V इंटू आई होता है। P का फॉर्मूला भी हम लोग क्या निकालता है कि V इंटू आई भी एक फॉर्मूला होता है। तो V की वैल्यू मालूम है 200, ये V निकल चुका है, I कितना था 1 था, तो फिर 1 रख दिया, तो 200
पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। तो पावर कितनी आ गई? 200 वॉट। पी भी निकल आया, दूसरी चीज़ भी निकल आई, तो दो चीज़ निकल गया। अब बचा ई, एनर्जी। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू टी। एनर्जी का ही बहुत सारा फॉर्मूला था, लेकिन इसमें पी इंटू टी भी आसानी से लग जाएगा यहाँ पे। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पावर इंटू टाइम। तो पावर है 200 वॉट, लेकिन एनर्जी क्या बोला कि एनर्जी इन किलो वॉट आवर। एनर्जी किलो वॉट, मतलब पावर किस में होनी चाहिए? किलो वॉट में, और टाइम किस में होना चाहिए? आवर्स में। एनर्जी किलो वॉट, तो पावर को हम लोग 200 तो वॉट में आया, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे ना, तो किस में हो जाएगा? किलो वॉट में हो जाएगा। जो 200 वॉट था, इसको 1000 डिवाइड कर देंगे तो वॉट किस में बदल जाएगा? किलो वॉट में। तो 200 अपॉन 1000 किलो वॉट मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना दिया हुआ है? फॉर 5 आवर्स। तो टाइम तो आवर्स में दिया ही हुआ है, तो उसको 5 ही रहने देते हैं, 5 आवर्स। तो मल्टीप्लाई कर दें तो 2 0 ये कट गया, तो बचा 2/10 इंटू ये वाला 5 किलो वॉट आर ना, किलो वॉट आर। तो 5 2 10 कट गया, 2 1 कट गया, तो यानी कि 1 किलो वॉट आर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे हम लोग ने इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं, एक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और अर्थिंग क्या होती है, और एक फ्यूज़ क्या होता है। ये तीनों टॉपिक इसी वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, ओके, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? एक लॉ है, जैसे कि लिखा है, एक नियम है। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई वायर है, एक जैसे एक वायर है, इसमें कुछ करंट फ्लो करती है, तो अगर वायर में कुछ रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो कर रही है, लेकिन उस वायर में अगर कुछ रेजिस्टेंस है, तो करंट के फ्लो करने की वजह से वायर क्या होने लग जाएगा? हीट होने लग जाएगा, गर्म होने लग जाएगा। तो वायर में क्या प्रोड्यूस होगी? हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो वो जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो हीट एनर्जी किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी? 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी। पहली चीज़ कि कितनी करंट फ्लो कर रही है, उस पर डिपेंड करेगी। दूसरी चीज़ किस पर डिपेंड करेगी? कि वायर का रेजिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा। और तीसरी चीज़ डिपेंड करेगी कि करंट कितनी देर तक के लिए फ्लो हो रही है, टाइम। वो करंट जो है वो कितनी देर, जितनी ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करेगी, उतना ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। वायर का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा, हीट एनर्जी भी उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, हीट एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, the amount of heat produced in a wire is directly proportional to the square of the current। करंट जितनी फ्लो कर रही है उसको स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और एंड रेजिस्टेंस एंड टाइम। Joule's law of heating states that the amount of heat produced in a wire or conductor is directly proportional to the square of the current, resistance of the wire, and the time for which current is flows through the wire। मतलब इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। यानी मैथमेटिकली अगर कहें तो H is directly proportional to I square, H is proportional to R, H is proportional to T। H क्या है? हीट एनर्जी, जहाँ पे H क्या है? हीट एनर्जी, वेयर H इज हीट एनर्जी। ये जो हीट एनर्जी है, I क्या है? करंट। तो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तीनों को कंबाइन कर दें तो क्या बनेगा? H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R मल्टीप्लाइड बाई T, ठीक है। और प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो इस केस में वो कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे 1 इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, बस इतना ही सा है। इस पे ही न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो H है ये हीट एनर्जी है, और एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला भी लगेगा, जो हम लोग ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि एनर्जी का फॉर्मूले 4 थे। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस इंटू टाइम, और एनर्जी इज इक्वल टू करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस इंटू टाइम। तो एनर्जी के 4 फॉर्मूले थे, ये एक्चुअली उसी में से एक फॉर्मूला है ना, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला पहले हम लोग ड्राइव कर चुके हैं, तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बट इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक। लेकिन H की E का जितना ये फॉर्मूला, वो सारे फॉर्मूले H के लिए यूज़ कर सकते हैं। कहीं किसी क्वेश्चन न्यूमेरिकल में
किसी न्यूमेरिकल में ये कहा जाए कि कैलकुलेट हीट एनर्जी और तुम्हें आई, आर और टी नहीं दिया, तो ये मत सोचना कि हीट एनर्जी का फॉर्मूला तो आई से, आर से और टी से ही निकलता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पी और टी दिया है तो वहाँ से भी एच निकल जाएगा, पी इंटू टी भी एच ही होगा, क्योंकि ई और एच एक ही चीज़ होते हैं। ई का मतलब नॉर्मल एनर्जी और एच का मतलब हीट एनर्जी। तो एनर्जी किसी भी फॉर्मूले से निकालो, चाहे इसमें से चाहे यहाँ से, एक ही बात है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में इसको जब करेंगे तो समझ में आ जाएगा सब एक ही फॉर्मूला है, बट लेकिन हीट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग सिर्फ इस वाले को बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग का दूसरा टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मतलब होता है कि एक ऐसा वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो हो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, जिसमें जैसे कुछ भी थोड़ी सी भी ज़्यादा करंट फ्लो करे तो वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। लो मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर, और जिसमें कि थोड़ी सी भी करंट एक्स्ट्रा फ्लो करे तो वायर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, उसी वायर को बोलते हैं फ्यूज़। फ्यूज़ का इस्तेमाल कैसे होता है कि हम लोग मेन जो घर की जो पूरी घर की सर्किट है उसमें जो मेन सप्लाई आता है उसके रास्ते में वो वायर लगा देते हैं। जैसे ही किसी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से जब ज़रूरत से ज़्यादा करंट अगर मान लो वायर में आएगी तो वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। फ्यूज़ का यही काम है कि एक्सेस जब करंट आ जाए, एक्सेस करंट किस वजह से आती है, दो वजह से आती है, एक ओवरलोडिंग और दूसरी चीज़ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो गया तो भी एक्सेस में करंट आ जाएगी, ओवरलोडिंग हो गया तो भी एक्सेस में करंट आ जाएगी। तो ऐसा एक्सेस में जब करंट आएगी तो घर के बाकी अप्लायंसेस ख़राब हो सकते हैं, तो इसलिए वो फ्यूज़ वायर सबसे पहले वो वायर लगा होता है, उसके बाद करंट बाकी घर के अप्लायंसेस तक पहुंचती है। तो अगर जब भी कहीं शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग हुआ तो एक्सेस करंट की वजह से वो फ्यूज़ वायर वहीं पर कट हो जाएगा, तो बाकी अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है। और दूसरा है अर्थिंग क्या होती है। अर्थिंग का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी बॉडी मेटालिक है, मतलब उसका आउटर जो बॉडी है वो मेटल की है, जैसे कि जो पहले इलेक्ट्रिक आयरन आता थे जिसकी मेटालिक बॉडी, आजकल तो फाइबर की बॉडी पे आने लगा है, वो प्रेस जो आयरन जिसको प्रेस बोलते हैं या इलेक्ट्रिक आयरन, तो उसकी आजकल तो बॉडी फाइबर की बॉडी आने लगी है। लेकिन पहले जो पुराने प्रेस थे उसमें क्या होते थे कि मेटालिक बॉडी है, जैसे कि कूलर हो गया उसकी बॉडी क्या है, मेटालिक बॉडी है। तो ऐसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिनकी आउटर बॉडी क्या हो, मेटल की हो, तो उनमें क्या होता है कभी कभी करंट, हाँ छूने पे करंट मारता है, कभी कभी करंट आ जाता है, तो वो शॉक से, उस इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए अर्थिंग की हेल्प लेते हैं। तो अर्थिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा कनेक्शन कि जो मेटालिक बॉडी को डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट कर दे, उस कनेक्शन को बोलते हैं अर्थिंग। मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी मेटल की बॉडी को एक तार से डायरेक्टली अर्थ से जोड़ दिया जाए, दिस इज अर्थिंग। ऐसा क्या होने से क्या होगा कि जब भी कभी अगर मेटालिक बॉडी में कोई लाइव वायर टच कर रहा होगा, अंदर कोई तार कटा हुआ है, लाइव वायर कटा हुआ है और वो मेटालिक बॉडी से टच कर रहा है, तो उसको छूने पे हम लोग करंट मारता है। हम लोग करंट क्यों मारता है, क्योंकि हम लोग की बॉडी जो है वो अर्थ से कनेक्टेड होती है। तो अर्थ क्या है, लो पोटेंशियल पे, और उसमें लाइव वायर टच कर रहा है उसकी मेटालिक बॉडी पे, तो जब हम लोग उसको छूते हैं तो वो हाई पोटेंशियल की चीज़ हम लोगों ने छू लिया। हम लोग की बॉडी का दूसरा एंड यानी पैर वो कहाँ पे होता है, ज़मीन पे, लो पोटेंशियल पे। तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाती है और हम लोग की बॉडी के थ्रू जाती है, क्योंकि और कोई उसके पास रास्ता नहीं होता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के लिए जाने के लिए। लेकिन अगर एक मेटालिक बॉडी से एक वायर से पहले ही से अर्थ को कनेक्ट कर दिया जाए तो जो हाई पोटेंशियल से करंट वो लो पोटेंशियल में उस वायर के थ्रू चली जाएगी और हमारी बॉडी हम लोग छुएंगे तो भी हम लोग की बॉडी से करंट नहीं जाएगी। तो इस तरह से अर्थिंग अगर हम लोग कर दिए, यानी कि मेटालिक बॉडी को अर्थ से पहले ही से कनेक्शन कर दिया, तो हम लोग अगर कोई कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक हम लोग को नहीं लगेगा क्योंकि करंट डायरेक्टली अर्थ में जा रही उस वायर के थ्रू, हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक अर्थिंग, ठीक है। बस इतना सिंपल सा है। तो अर्थिंग, इलेक्ट्रिक और क्या होता है, फ्यूज़ और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये इस तरह से हम लोग के इलेक्ट्रिसिटी के सारे टॉपिक कवर हो गए, ठीक। अब हम लोग का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा।